हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक पांडे फार्मेसी क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का एक पार्ट जो है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। आज हम बात करेंगे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या है, ऐसे क्या ड्रग हम यूज़ करते हैं, उसके सार क्या है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो दोस्तों, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे इसको देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट में वीडियो देखेंगे और हम जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऐसे ड्रग्स, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसको हम लेते हैं फॉर एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ H2 रिसेप्टर। अब हम बात करेंगे H2 रिसेप्टर क्या है। H2 रिसेप्टर हिस्टामिन के रिसेप्टर है। एज यू ऑल नो H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर ऑफ हिस्टामिन। तो H1 रिसेप्टर और H3, H4 ये सारे तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, बट जो हमारा H2 रिसेप्टर होता है वो पर्टिकुलरली हमारे स्टमक में पैराइटल सेल में अवेलेबल होता है, जिसका काम होता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन का। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का मतलब आप सीधे सीधे पहले ये समझिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वो कंपाउंड, वो ड्रग होते हैं जो कि H2 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करते हैं। मतलब कि जो एसिड सिक्रेशंस है, जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशंस है हमारे स्टमक में, उसको एंटागोनाइज करते हैं, मतलब उसको प्रिवेंट करते हैं। एंटागोनिज्म का मतलब प्रिवेंट करना। अब ये देखेंगे हम कि किस तरीके के एंटागोनाइज करते हैं। ये हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है, देखिए H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि हिस्टामिन के ही स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके बनाए हुए रहते हैं, और वो H2 रिसेप्टर के जो पैराइटल सेल में स्टमक में प्रेजेंट है H2 रिसेप्टर, उन्हीं के सेल पे वो बाइंड करके एंटागोनाइज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का रोल प्ले करते हैं। कहने का मतलब कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म का रोल प्ले करने का मतलब ये है कि वो दिखते हिस्टामिन के जैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर जैसे मैंने लॉक एंड की मॉडल आप लोगों ने देखा है, तो उसी तरीके से वो उसी मॉडल के तरह ही, लॉक और की मॉडल के ही तरह H2 रिसेप्टर का हूबहू नहीं लेकिन उससे मिलता जुलता एक कंपाउंड तैयार होता है, मॉडिफाइड कंपाउंड तैयार होता है जो कि उसके वर्क को एंटागोनाइज करता है। आइए हम फटाक से देखते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम डेफिनेशन देख लेंगे। Those drug used to block H2 receptor that is known as H2 receptor antagonist या H2 receptor blocker। अब H2 रिसेप्टर कैसे काम करता है, तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो हमारा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, बस हम उसके हिस्टामिन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। अगर हम हिस्टामिन का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर हमारे सामने ये प्रेजेंट है। अच्छा दोस्तों, फिर हम देखेंगे कि ये किस लिए हम यूज करते हैं। अगर हमको गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन हो रहा है तो उसका हेल्प है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन तो फिर हमें यूज करने की जरूरत क्या है। तो इसका यूज करने का जरूरत ये है दोस्तों कि इसको हम अल्सर में हाइपरक्लोरहाइड्रिया मतलब एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, साथ में वही मतलब ये रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस को, और अल्सर में हम यूज करते हैं अगर हमारे पेट में छाले हो जाते हैं ड्यू टू मोर सिक्रेशन ऑफ HCl, तो उसमें ये यूज होता है। तो ये सारे ड्रग्स, और हम बहुत सारे ड्रग के साथ भी लेते हैं जिससे कि ऐसा ही हो सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा जो है डिप्लीट हो सकता है। जैसा सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हमारा NSAIDs है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर को डिप्लीट करता है। तो उसके ड्रग के साथ भी हम इसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं कि जिससे कि हमें दिक्कत ना आए। तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो फेमिटिडीन, रेमिटिडीन, सेमिटिडीन, ये सारे नॉर्मल हमारे जो डेली लाइफ में जो ड्रग हम यूज करते हैं उसके ये काउंटर ड्रग्स एक आप कह सकते हो। रेटिडीन आपने बहुत बार खाया होगा, जिंटेक आता है, एसिलॉक आता है, ये सारे ड्रग जो है वो इसी में आते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है दोस्तों। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जब हम बात करेंगे तो H2 रिसेप्टर जो है वो हमारा पैराइटल सेल में स्टमक के प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, वो CAMP के पाथवे को, CAMP के फॉर्मेशन को ही रोक देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। आप सीधे सीधे मतलब समझिएगा, हमारे स्टमक पे देखिए, ये हमारा अगर स्टमक है, इस पे H2 रिसेप्टर प्रेजेंट है। अगर हम अपना ड्रग, अगर हिस्टामिन आएगा और हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन होगा। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या होगा, अगर हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देख दिए तो ये H1, ये जो हिस्टामिन आ रहा था H2 रिसेप्टर के पास, ये रिसेप्टर है, इसके पास जो आ रहा था, हमारा जो ड्रग है वो रिसेप्टर के पास आएगा और इसको ब्लॉक कर देगा बाय द हेल्प ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब ये इससे कंपटीशन किया हिस्टामिन से, और ये ड्रग आके इसी H2 रिसेप्टर के ही साइड पे ब्लॉक किया, और जिसके बाद जो है CAMP और एसिड सिक्रेशन हो रहा था, पाथवे आगे रन हो रहा था, तो ये यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, कोई भी तरीके की सिक्रेशन नहीं होगी।
हाँ, ये है कि आपके ड्रग के मुताबिक और भी हिस्टामिन है, हिस्टामिन की कोई भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है जिसके वजह से सिक्रीशन तो होता रहेगा, बट ये कुछ हद तक उसको एंटागोनाइज करेगा जिसके हेल्प से इसकी सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी, ना कि बंद हो जाएगी। मैं फिर से अपने चीजों को क्लियर करना चाहता हूं कि H2 रिसेप्टर हिस्टामिन का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे स्टमक पे काम करता है। यही इसका मैकेनिज्म है जो कि ब्लॉक कर देता है, जिससे कि एसिड जूस सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है, जो कि हमारे अल्सर, हाइपरक्लोरहाइड्रिया, ये सारे चीज, गैस्ट्राइटिस, ये सारी चीजों में हमें हेल्प करता है। तो ये CAMP को रोकता है, जिससे कि जो कि रिस्पॉन्सिबल है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन की, और H2 एंटागोनिस्ट जो है वो उसी को रोक देता है। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। साथ ही साथ में ये और भी कौन से तरीके यूज करता है, ये दो तरीकों से करता है। पहला तो इसने H2 रिसेप्टर एंटागोनाइज कर दिया, दूसरा ये क्या करता है, गैस्ट्रिन और एसिटाइल कोलिन जो कि रिस्पॉन्सिबल है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के, गैस्ट्रिन अगर कम होगा तो गैस्ट्रिन अगर ज्यादा होगा तो फिर एसिड सिक्रेशन हमारा बढ़ेगा। मतलब फीडबैक मैकेनिज्म है ये सारे नेगेटिव और पॉजिटिव, जिससे कि कम, अगर हमारा जूस कम हो रहा है, एसिटाइल कोलिन, गैस्ट्रिन कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन बढ़ेगा। लेकिन ये इसको भी एंटागोनाइज करता है, जिसके हेल्प से कोई भी सेंसेशन या कोई भी सिक्रेशन जो है वो बहुत तेजी से नहीं हो पाती है, और ये एंटागोनाइज हो जाता है। अब हम देखेंगे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसकी हम बात किए, फेमिटिडीन, रेनिटिडीन और आपका रेनिटिडीन, ये सारे ड्रग्स के हम सार देखेंगे। तो सार जो होता है वो एक कॉमन होता है, जनरल स्ट्रक्चर का होता है। तो हम हिस्टामिन का रिसेप्टर ये देख लिए थे कि ये इसका वो है व्हाट स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का सार, तो फेमिटिडीन, रेमिटिडीन, सेमिटिडीन, ये सारे अभी हम आगे डिस्कस जब करेंगे हेटेरोसाइक्लिक रिंग पे, तो हम आपको बताएंगे कि सेमिटिडीन जो है वो ये आपका जो रिंग है उसी से है। लेकिन जब आप रेमिटिडीन, फेमिटिडीन में आ जाएंगे तो यहाँ फ्यूरॉन आ जाएगा और यहाँ पे आपका थायोरिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये आपका चेंज होता रहेगा। तो जस्ट मिनट, सॉरी कॉल आ गया था। तो दोस्तों, तो अब हम देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी यहाँ बताया, मैं आप यहाँ डिस्कस करूंगा। ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है, ये हमारा इमिडाजोल रिंग है, ये हमारी चेन है, ये नाइट्रोजन, और ये हमारा एक कह सकते हैं आप कि R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप के साथ जो है इसमें नाइट्रोजन भी ऐड कर सकते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम 4 चीजों के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा, बहुत ही इजी सार है इसका। सार का मतलब आप तो समझ ही रहे होंगे, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। मतलब कि हमारा जो मॉडल है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे कि इसकी एफिकेसी बढ़ सकती है या इसकी एफिकेसी कम हो सकती है, इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है या इसकी टॉक्सिसिटी कम हो सकती है, या हम इसको इसी तरीके से रखेंगे, लेकिन क्यों रखे हैं उसका वो क्या कारण है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इमिडाजोल रिंग की। तो ये जो हमारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, ये होना प्रेजेंट जरूरी है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगा, बट हमारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो है वो इमिडाजोल हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है इस H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की एक्टिविटी के लिए। हम पहली बात किए, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग के लिए हमें ये तो जरूरी है कि वो हेटेरोसाइक्लिक होना चाहिए। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब कि वो कार्बन 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 की रिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई अनदर कंपाउंड होना चाहिए, मतलब कार्बन के अलावा। तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग चाहिए, बट नॉट नेसेसरी फॉर एक्टिविटी ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। देयर इज नो एनी कंपल्सरी और नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग नहीं रहेगी, फ्यूरॉन रिंग रहेगी, तो भी ये एक्टिविटी उतनी ही शो करेगा। अगर यहाँ पे थायो रिंग होगी, मतलब S जुड़ जाएगा, तो भी ये वही एक्टिविटी शो करेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर बात करें, तो हमारी जो सेमिटिडीन है वो इमिडाजोल रिंग है, बट अगर हमारी रेमिटिडीन जो है वो आपकी वो फ्यूरॉन रिंग है, और रेमिटिडीन है वो आपकी थायो रिंग है, तो वो आपकी एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका चलेगा, बट हेटेरोसाइक्लिक होना चाहिए। अब हम सेकंड बात करेंगे चेन की। ये हमारा चेन है, ये चेन मिनिमम 4 एटम का होना चाहिए। अब ये क्यों होता है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये जो आपका इतना ग्रुप है, ये आपकी हेटेरोसाइक्लिक ग्रुप है। इसमें इस ग्रुप का बस यही काम है कि जो है आपकी इस चेन को बड़ा करना। ये आपकी पोलैरिटी दर्शा रहा है, ये आपके पोलैरिटी के लिए है। अब हम बात कर रहे हैं चेन की।
तो चेन में दो क्राइटेरिया है, मतलब दो इसके हेल्प है, दो इसके वो है रोल है। पहला रोल ये है कि ये नाइट्रोजन और हेट्रोसाइक्लिक रिंग में सेपरेशन कराता है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि जब ये सेपरेशन करा रहा है इसके वजह से पोलैरिटी इनहांस हो रही है। पोलैरिटी इनहांस होने से वाटर सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोफिलिसिटी, ये सारी चीजें बढ़ रही है। तो पोलैरिटी जो है वो हमारे लिए एक हेल्पफुल रहेगा कि वो हमें हेल्प कर रहा है हमारे पोलराइजेशन में, हमारे ड्रग के पोलैरिटी प्रोवाइड कराने में। चेन जो है हमारा, ये हमारा मिनिमम 4 एटम का होना चाहिए। मैंने 4 एटम कहा है तो ये 4 एटम का होना चाहिए। वैसे ये बहुत बड़ा होता है, जैसे कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा सेमेटिडीन का एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर है। 1 2 3, फिर हमारा जो है ये नाइट्रोजन आ गया, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल नाइट्रोजन। तो टर्मिनल नाइट्रोजन और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बीच में अगर हमें वो बनवानी है, सेपरेशन करना है, तो हम चेन यूज करते हैं, साथ में इसकी पोलैरिटी इंक्रीज करने के लिए। अब हम बात करते हैं तीसरा, टर्मिनल नाइट्रोजन। टर्मिनल नाइट्रोजन का क्या काम है? टर्मिनल नाइट्रोजन बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है यहाँ पे H2 एंटागोनिस्ट के तौर पे। पहला ये हमारा जो है वो पोलैरिटी देता है, ये पोलर होता है। ये नाइट्रोजन जो है वो नॉन बेसिक होना चाहिए। ये जो हमारा नाइट्रोजन वो नॉन बेसिक होना चाहिए। नॉन बेसिक हो तो इसकी इफेक्ट ज़्यादा है, अगर नहीं है तो उसकी इफेक्ट कम है। मतलब हम ये क्राइटेरिया हमारा कि जो टर्मिनल नाइट्रोजन है उसकी बेसिसिटी नहीं होनी चाहिए, नॉन बेसिक होना चाहिए। ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, जिससे इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है क्योंकि इसकी पोलैरिटी है। ये सारी चीजें जो पोलैरिटी पे आ रही है, जो बार बार पोलैरिटी मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ये सारी चीजें रिलेटेड टू एलिमिनेशन है। इस ड्रग की एलिमिनेशन के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। अब बात करते हैं आर की। आर जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप CH3 है, तो ये सिंपली एक मिथाइल ग्रुप हो सकता है, साथ में ये एक नाइट्रोजन भी हो सकता है। इसके लिए कोई भी इसकी बाउंडेशन नहीं है, एक्टिविटी पे इसका कोई खास इफेक्ट नहीं है, बट हमें एक एल्काइल ग्रुप चाहिए। तो ये हमारा सार था, बहुत ही शॉर्ट में हमने आपको सार बताया। फिर से हम उसको फटाफट रिपीट कर देते हैं। पहला हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग जरूरी है बट नॉट इमिडाजोल रिंग, कोई नेसेसरी नहीं है, हम कोई भी रिंग ले सकते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा जो है चेन की बात आता है। चेन जो है वो हमारे सेपरेशन के लिए होती है, टर्मिनल नाइट्रोजन और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बीच में क्या करता है, वो पोलैरिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड हम बात करते हैं टर्मिनल नाइट्रोजन की। टर्मिनल नाइट्रोजन जो है वो हमारा नॉन बेसिक होना चाहिए, पोलैरिटी उसकी बढ़ेगी, पोलर होता है वो, और हाइड्रोफिलिक होता है, वो एलिमिनेशन में हमारा हेल्प करता है। चौथा हमारे आर ग्रुप की बात करते हैं, एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं। एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अच्छा पड़ता है, लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप की जगह यहाँ पे किसी केस में किसी ड्रग्स में नाइट्रोजन भी हो सकता है। एट लास्ट हम इस H2 एंटागोनिस्ट को हम समझ गए हैं। फिर से हम इसके रेमिटिडीन, सेमिटिडीन, फेमिटिडीन के एक बार एग्जांपल को फिर से रिकॉल कर रहे हैं, और ये तीनों याद रखना जरूरी है। और भी इसके ड्रग्स हैं, लोवाटिडीन और लॉक्साटिडीन क्या क्या है, और ये हमारे सिमिटिडीन का एग्जांपल है। इतना ये इसके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।